हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय सांगवान आपके लिए आज एक न्यू लेक्चर लेके आया हूँ और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन आयनाइज्ड मीडियम। ओके, देखिए, अब जिस तरह हमारा आयनोस्फीयर है, हमारी अर्थ है, उसके वेरियस एटमॉस्फेयर की वेरियस लेयर्स हैं और उसमें से जो आउटर लेयर है वो आयनोस्फीयर है। तो वहाँ पर जो स्टेट है उसके अंदर जो उसके जो कंपोजिशन है उसके अंदर आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, तो वो एक आयनाइज्ड मीडियम है। ठीक है, तो इस टाइप के और भी मीडियम आयनाइज्ड मीडियम हो सकते हैं जो आप लेबोरेटरी में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, प्लाज्मा भी इसी का एक एग्जांपल है। ओके, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये वाला जो मीडियम होगा, दिस इज लूजली कंपोज्ड। दिस मीडियम इज लूजली कंपोज्ड। ओके, दूसरी बात है कि इसकी जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होगी दैट विल बी नियरली इक्वल टू इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द एयर एंड आल्सो magnetic permeability is nearly equal to mu node. Okay, and this medium is, अब देखिए इस टाइप के मीडियम में हम कह रहे हैं आयनाइज्ड है ये। तो आयन कैसे बनता है? जैसे अगर मान लो कोई एटम है और एटम को आप एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसके आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आयनाइजेशन एनर्जी को गेन करके अपने पेरेंट एटम को छोड़ देते हैं। तो जो पेरेंट एटम है वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाता है। तो आयनाइज्ड मीडियम में, जैसे आयनोस्फीयर की अगर हम बात करें तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसका आउटर लेयर है, उस पर बहुत सारी कॉस्मिक रेडिएशंस फॉल करती रहती हैं। इस वजह से जो एटम्स हैं उस लेयर के अंदर वो आयन की फॉर्म में मिलते हैं। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और आयन भी होते हैं और एक वो डायनेमिक स्टेट होती है। आयन एटम में कन्वर्ट होते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन को अब एक्स्ट्रा एनर्जी को लूज करके, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके, एंड अगर फिर से एक्स्ट्रा एनर्जी जो कॉस्मिक रेडिएशन से मिल रही है उनको, वो फिर से एटम आयन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ये जो, अगर मैं आयनाइज्ड मीडियम की बात करूं तो ये एक डायनेमिक स्टेट होती है। ठीक है, सो दिस इज ए डायनेमिक स्टेट। ठीक है, तो डायनेमिक स्टेट है और हम इसमें आइडियली हम ऐसा मान के चल रहे हैं, अगर मान लो इस इतने रीजन में प्लाज्मा है, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो कहीं पर आप यूँ नहीं कह सकते कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो ये डिस्कस करने का मेरा मतलब ये है कि जो आयनाइज्ड मीडियम होता है उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, देखिए ये लूजली कंपोज्ड तो है, ठीक है, दूसरा डायनेमिक है। ये जो इसके अंदर आयंस हैं, चार्जेज हैं, वो बनते रहते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइज होते रहते हैं, फिर बन जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, बन जाते हैं। ठीक है, एंड पॉजिटिव नेगेटिव ये यूनिफॉर्मली, तो इसमें क्रिएशन एंड डिस्ट्रॉय, क्रिएशन एंड आई विल से न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द चार्ज वो कंटिन्यू रहता है। तो ये एक डायनेमिक स्टेट में होता है और यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं दिस इज होमोजीनियस। ओके, ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है इलेक्ट्रॉन्स का एंड आयंस का, पॉजिटिव आयंस का, एंड इवन इसके अंदर न्यूट्रल एटम भी होते हैं। ठीक है,
तो ये जो लूज कंपोजिशन है ये होमोजीनियस है, डायनेमिक है, ठीक है, एंड यहाँ पर एटम्स भी हैं, ठीक है, जो कि न्यूट्रल हैं, एटम्स आपके न्यूट्रल हैं, प्लस यहाँ पे कैटायन भी हैं, कैटायंस भी इसके अंदर हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो होमोजीनियस हो गया ये। तो होमोजेनिटी की वजह से मैं मान सकता हूँ कि जो आपका मीडियम है वो आइसोट्रोपिक है। कैसा है वो? आइसोट्रोपिक है, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर इसमें जो एटम्स हैं, जो चार्ज पार्टिकल हैं, उनकी खुद की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है और उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी को हम WP से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और ये डिसाइड करती है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो आयनाइज्ड मीडियम में से या प्लाज्मा में से पेनेट्रेट हो पाएगी, रिफ्लेक्ट होगी या ट्रैप हो जाएगी, क्या होगा उसके साथ। तो ये प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी है, ये भी होगी। अब जो यहाँ पर इसकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी, ठीक है, अब इससे एक और कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। अब ये मिक्सचर है, ये होमोजीनियस है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या होगा? इसके इंटीरियर में जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है दैट विल बी इक्वल टू 0, एक ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर इस रिस्पेक्ट से देखें, अगर मान लो मैं कोई भी चार्ज इस मीडियम के अंदर कोई भी चार्ज अगर मैं देता हूँ, ठीक है, तो इसका बिहेवियर वैसा ही होगा जैसा कंडक्टर का होता है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, व्हाट विल हैपन? यहाँ पे फ्री चार्ज तो अवेलेबल है ही, ड्यू टू रिपल्सन ये चार्ज यहाँ पर रिसाइड करेगा, इसके आउटर सरफेस के ऊपर रिसाइड करेगा। तो इन दिस वे द बिहेवियर ऑफ आयनाइज्ड मीडियम और प्लाज्मा दैट इज सिमिलर टू कंडक्टर। कंडक्टर में ऐसा ही होता है, जब आप कंडक्टर के इंटीरियर में कोई चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो वो चार्ज ड्यू टू रिपल्सन उसके आउटर मोस्ट सरफेस के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो अंदर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी दैट विल बी 0, एक बात ये हो गई। और इसके अंदर और हमें एक यहाँ पर समझने की बात है, यहाँ पे हमने कंडक्टर की प्रॉपर्टी यूज कर ली, लेकिन कंडक्टर जो होता है हमारे पास वो एक सॉलिड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। जैसे हम सिल्वर मेटल का एग्जांपल लें या कॉपर का एग्जांपल लें, लेकिन ये जो आयनाइज्ड मीडियम है दिस इज लूजली कंपोज्ड, तो इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन नोड ली गई है, लेकिन कंडक्टर में यहाँ पे एप्सिलॉन होता है, और ये म्यू को म्यू नोड लिया गया है, और कंडक्टर के केस में आप म्यू नोड नहीं लेते, ठीक है। सो देयर इज डिफरेंस आल्सो। तो ये बात भी हमें समझ में आ गई। आइसोट्रोपिक है, तो आइसोट्रोपिक है एंड लीनियर है, ठीक है। तो लीनियर है तो इसका मतलब आपका जो डी है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई, एंड बी दैट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एच। और आइसोट्रोपी की मैंने और भी प्रॉपर्टी आपको बताई हुई है। जब भी कोई मीडियम आइसोट्रोपिक होता है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ एप्सिलॉन दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 0। तो अगर आप किसी भी डायरेक्शन में देखेंगे तो आपका मीडियम है वो होमोजीनियस है, आइसोट्रोपिक है, जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है वो स्पेस कोऑर्डिनेट के साथ चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। तो डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई है एंड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच है, ठीक है। तो ये कंडीशंस हम सारी मान के चल रहे हैं, ठीक है।
तो अब देखिए इसके बाद ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आप यूज़ करेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस के अंदर। तो सबसे पहले मैं मैक्सवेल की जो जनरल इक्वेशंस हैं मैं उनको राइट कर लेता हूँ और फिर हम उसको प्लाज्मा और आयनाइज्ड मीडियम के अकॉर्डिंग उनको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जनरल मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ओके, तो जनरल मैक्सवेल इक्वेशन सबसे पहली जो हमारी इक्वेशन है ए, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ डी दैट इज इक्वल टू, ये फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बराबर होती है और यहाँ पे जो कि हमारी जीरो है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं क्या होगा यहाँ पे। बी सेकेंड, दिस लॉ इज गोज लॉ। ओके, दिस इज गोज लॉ and the second one is divergence of B, this is equal to 0। ठीक है, this is analogous to Gauss law in electrostat। okay, third, sometimes we call this no name law। and then we have curl of E, this is equal to negative of rate of change of B with respect to time, and this is Faraday law या law of electromagnetic induction। वही वाली चीज़ है, ये अलग कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, that is modified Ampere circuit law and this is mu times of J। okay, and here we have conductivity that is dynamic। okay, so I will write J in two form and we will discuss it। and one more parameter, this is current density due to free charges, and then we have mu and electrical permittivity and curly E by curly T, and this factor, this is JD, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। ओके, अब हम इन इक्वेशंस को चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, प्लाज्मा के अकॉर्डिंग। तो यहीं पे कर लेते हैं। सो फॉर आयनाइज्ड मीडियम, what you can do, your first relation equation A, this will become, देखिए प्लाज्मा में फ्री चार्ज डेंसिटी ये आपकी जीरो है। ठीक है, तो हमारा जो डाइवर्जेंस ऑफ डी है, दिस विल बिकम इक्वल टू जीरो। अगर मैं डी की जगह एप्सिलॉन ई पुट करता हूँ, ठीक है, अब आपको ये भी देखना है कि आप एप्सिलॉन नोड पुट करें या क्या पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आयनाइज्ड मीडियम का जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज लूज कंपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोड लगा सकता हूँ। ठीक है, और डी की जगह एप्सिलॉन नोड एंड ई ये लिखूँ अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे पास दिस इक्वेशन विल रिड्यूस टू डाइवर्जेंस ऑफ ई दैट विल बी इक्वल टू जीरो। मीडियम आपका आइसोट्रोपिक है तो ग्रेडियंट ऑफ ई है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, बी सेकेंड इक्वेशन हमारी है, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ बी, दिस विल बी इक्वल टू जीरो। तो आप इसी इक्वेशन को एच की टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सी इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी, यहाँ पे सेम आ जाएगी, दैट इज कर्ल ऑफ ई दिस विल बी माइनस करली बी बाई करली टी। इस तरीके से आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। एंड देन यू हैव फोर्थ वन, ये वाली इक्वेशन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कर्ल ऑफ बी will be equal to mu, and I will write here JC is equal to, JC will be equal to sigma, that is conductivity into electric field, this is the relation,
एंड दिस इज नॉट दैट ऑफ कंडक्टर। ये आपकी डायनेमिक होती है। प्लाज्मा में ये यहाँ पे चेंज होगा कि जो आपकी कंडक्टिविटी होती है दैट विल बी डायनेमिक कंडक्टिविटी, और इसको हम फाइंड आउट करेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स। तो ये मेरी डायनेमिक है यहाँ पे, ओके, क्योंकि हमारा मीडियम है वो भी डायनेमिक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी डायनेमिक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सिग्मा डी एंड देन आई हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लस नाउ यू हैव म्यू नोड एप्सिलॉन नोड। ये नोड लगा देने आपको, ठीक है। आप आयनाइज्ड मीडियम में है, भले ही ये कंडक्टिंग हो, ठीक है, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन आयनाइज्ड मीडियम एंड ए कंडक्टर। चार्ज यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, वहाँ पे भी अवेलेबल होते हैं, बट लूज स्ट्रक्चर है ये। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ म्यू नोड एंड एप्सिलॉन नोड। तो ये हो गया एप्सिलॉन नोड। आगे करली ई बाई करली टी, तो ये लिख दिया मैंने करली ई बाई करली टी। चलिए, yes, it is visible. Okay, now what you will do, let me check the length of this lecture. Okay, it is about 17 minute. In the next lecture, इस लेक्चर में आपने प्लाज्मा की प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड किया है, और जो ये आयनाइज्ड मीडियम है और प्लाज्मा है, इसमें जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं उनकी फॉर्म क्या हो सकती है वो स्टडी किया है। अगले लेक्चर में हम वेक्टर वेव इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू फाइंड माय लेक्चर्स इंफॉर्मेटिव, देन शेयर देम विद योर फ्रेंड्स एंड लेट मी नो the type of content what I can develop for you. Okay, you can message me, you can comment on my videos. Okay class, thank you for watching the lecture.